ये कितनी अजीब बात है अगर मैं आपको बता दूं कि आपको मैं एक गिलास जो पानी दे रहा हूँ या एक थाली जो खाना खाने के लिए दे रहा हूँ उसमें जहर है, आप फेंक देंगे, उसे नहीं खाएंगे पिएंगे। और यहाँ भी बताया जा रहा है कि आपकी हवा में जहर है, बट क्या आप रोक सकते हैं सांस लेना? आप सांस लेने के लिए मजबूर हैं। से सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास है, स्टेट गवर्नमेंट इनके पास है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनके पास है, बट इनको फिर भी पावर नहीं है। फिर किसके पास पावर है? पीएम की नीयत ही नहीं है, पीएम और सीएम की चीज़ें बदलें। देश की राजधानी दिल्ली में हवा जो है वो जहर बनती जा रही है। दिल्ली को गैस चैम्बर कहा जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर्सनल मीटर्स पे, घरों के अंदर से छत पे जाकर आप मेजर करेंगे तो 700, 800 एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है। वो अलग बात रही कि जो मॉनिटर्स हैं जिनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है सरकार के, उसमें ये रेटिंग कम आती है, 250-300 तक आती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट दीजिए कि आपके जो मॉनिटर्स हैं, जो मीटर्स हैं, वो फॉल्टी तो नहीं है, उनके बाहर पानी का छिड़काव करके कहीं आप उसकी रीडिंग को कम तो नहीं कर रहे हैं। ये सरकार से पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सवाल ये कि इस परिस्थिति को बेहतर करने के लिए और क्या किया जा रहा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको पीछे विजुअल्स में, स्क्रीन पर विजुअल्स में नज़र आ रहा होगा। इससे पहले इंडिया गेट पर जब लोग इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया था। आज ये लोग परमिशन लेकर जंतर मंतर पर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या कहना है यहाँ पर आए लोगों का, एक बार आपको सुनवाते हैं। जी, अतुल। अतुल, हाँ जी, क्या करते हैं आप अतुल? मैं एक एम्प्लॉय हूँ, नॉर्मल जॉब करता हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ प्रोटेस्ट करने आया हूँ एयर पोल्यूशन के लिए। तो आपके प्रोटेस्ट में मैं देख रहा हूँ ये आपने एक पेड़ लगाया है पीछे एंड इससे आपने पाइप को कनेक्ट किया है। एक तरह का मैसेजिंग आप देना चाह रहे हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? इससे मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब मुझे तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे साथ है। फ़िक्र वो करे जिनके पास नहीं है। और सवाल गवर्नमेंट से है कि पहली चीज़ तो हम गवर्नमेंट का यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी, हम बस अपने हक़ की डिमांड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट से ये सवाल है कि क्योंकि एयर पोल्यूशन में कुछ चेंजेस हमें नज़र आ नहीं रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है मिडिल क्लास पब्लिक को? जी। ऑल्सो अतुल, साफ़ हवा को हमारे यहाँ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यूजुअली साफ़ हवा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए, अच्छे से लोगों की राइट टू लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए, बट साफ़ हवा पे इतनी बात नहीं होती है। और अक्सर दिवाली पे चाहे क्रैकर्स को लेकर बात हो या गाड़ियों का पोल्यूशन की बात हो या फिर पराली को लेकर बात हो, गवर्नमेंट बहुत नीजक्स रिएक्शन लेती है लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये कितनी अजीब बात है अगर मैं आपको बता दूं कि आपको मैं एक गिलास जो पानी दे रहा हूँ या एक थाली जो खाना खाने के लिए दे रहा हूँ उसमें जहर है, आप फेंक देंगे, उसे नहीं खाएंगे पिएंगे। और यहाँ भी बताया जा रहा है कि आपकी हवा में जहर है, बट क्या आप रोक सकते हैं सांस लेना? आप सांस लेने के लिए मजबूर हैं। जी। और कितनी ज़्यादा मेरे गले में इचिंग हो रही है, काफ़ी दिक्कत हो रही है, बट स्टिल मैं आया हूँ क्योंकि हमें आना होगा इन सारी चीज़ों के लिए। हमारा हक है, ये बेसिक नीड है हमारी। हम और क्या गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें? हम क्या डिमांड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा? हाउ डू यू थिंक गवर्नमेंट इस पे एग्जीक्यूट कर सकती है साफ़ हवा लाने के लिए? क्या किया जा सकता है आपको लगता है? ये तो गवर्नमेंट के पास क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, बट एज एन इंडिविजुअल जो मेरी समझ है अभी, कई सारी चीज़ों पे काम कर सकती है गवर्नमेंट। जैसे कि एक है कि अभी दिल्ली एनसीआर में अभी भी अगर आप नोटिस करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉन्टीन्यूसली हो रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं, जो कि एक मेजर पॉइंट है एयर पोल्यूशन के लिए। तो उनको हम एटलीस्ट उन कुछ महीनों तक के लिए कैसे रोक सकते हैं जब एयर पोल्यूशन पीक पर है, जहाँ पर AQI 400 के ऊपर जा रहा है। प्लस हम देखें कि जहाँ पर भी वेस्ट बर्न किया जा रहा है उसको हम कैसे कोशिश कर सकते हैं कि अभी भी दिल्ली में आप नोटिस करेंगे अलग अलग जगह पे हम लोग अक्सर GPS लोकेशन के साथ शेयर करते रहते हैं कि यहाँ पर वेस्ट बर्निंग हो रही है। और जो वे सफाई करते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, हम कोशिश करें कि कैसे वो पानी पहले उस पर छिड़कने के बाद अच्छे से डालने के बाद करें ताकि वो धूल मिट्टी वहाँ से ना उड़े। प्लस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कैसे बेहतर कर सकते हैं कि आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना ये टेक्निकली पॉसिबल है। अगर मेट्रो की जो एफिशिएंसी है, जो स्पीड है, अभी जैसे टाइमिंग जो है वो 3-3, 4-4 मिनट तक रुकना पड़ता है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि जब मेट्रो में जाने का भी सोचना पड़ता है तो पब्लिक सोचती है चलो हम कैब से चल लेंगे। तो अगेन आई सेड आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ पॉसिबल इट इज़ टेक्निकली, बट अगर है तो उस पर काम किया जाए। जो बसेज़ हैं आप देखेंगे दिल्ली में चल रही हैं बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, लेकिन व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड टू द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, सो ये बहुत कम नज़र आता है। जी। और ना केवल कम नज़र आता है, बहुत ही जितनी हैं भी उसमें भी सेफ्टी बहुत कम है। कभी पर्स छीन लिया जा रहा है, कभी ये सारी चीज़, तो पब्लिक डर रही है वहाँ पर जाने से भी। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें ताकि पब्लिक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो ऑप्शन के तौर पे कंसीडर कर सके, कंसीडर करके डरने ना लगे।
राइट। और दिल्ली की आपने बात की, दिल्ली मेट्रो की आपने बात करी। दिल्ली को ही लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो मीटर्स लगे हुए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करने के लिए, कहीं वो मीटर्स तो फॉल्टी नहीं है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि उस मीटर में 200-250 एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा दिया जाता है, और जबकि बाहर जो हम सिचुएशन देख रहे होते हैं वो मच वर्स होती है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ना सिर्फ पॉलिटिकली पूरी चीज़ को देखना चाहिए, बल्कि दे शुड लुक एट इट फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन एंगल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हवा का उसको लेकर? डेफिनेटली, बिल्कुल ये करना ही चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि क्या जो गवर्नमेंट है, जो अभी एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि ये कितना सच है कितना झूठ है, इट्स अ डाउटफुल थिंग, राइट। बट क्या गवर्नमेंट जो है, आज गवर्नमेंट जो है इसे पॉलिटिकली देख रही है और अलग अलग चीज़ें अलग अलग रिप्लाइज दे रही है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ एंड दे आर फाइनेंशियली वेरी गुड टू एटलीस्ट एक्सेस अ गुड एयर प्योरीफायर्स लगा ले रहे हैं। लेकिन हम जो मिडिल क्लास फैमिली, जिसे एक मास्क लेने के लिए 50 रुपये का 4 बार सोचना पड़ता है कि इसे अच्छे से संभाल कर रखें, अगर खो गया दोबारा हमें लाना पड़ेगा, वो कहाँ से सोचें इन सारी चीज़ों के लिए जी। आज से। और ये जो अभी मैं लेकर चल रहा हूँ, हमें लग रहा है कि ये क्या बेवकूफ़ी हरकत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज से 30 से 40 साल पहले हम में से किसी ने सोचा था कि हमें पानी खरीद के पीना पड़ेगा? आज हम मजबूर हैं खरीदने के लिए, राइट? जी। अभी मैं एक दिख रहा हूँ ऐसा करता हुआ, आगे ऐसा करता हुआ नहीं, ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वैसे ही जैसे पानी खरीदना पड़ता था, ऐसा ये खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट ने अभी कुछ एक्शन नहीं लिया। अपनी साफ हवा लोगों को खरीदनी पड़ेगी। एग्जैक्टली खरीदनी पड़ेगी। पानी के लिए जैसे हम जद्दोजहद कर रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं, वैसे ये भी खरीदना पड़ेगा। विच इज़ क्वाइट अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की आने वाली जनरेशन के लिए हम साफ चीज़ें छोड़कर जाएँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब देखिए चाइना में ही कितना ज़्यादा सिचुएशन वर्स था, लेकिन अभी उन्होंने उस पर काम किया ना। अभी सेम सिचुएशन सेम जगह पे इंडिया खड़ा है। इंडिया क्या कर रहा है? इट लुक्स लाइक कि हमारी पॉलिसीज़ की, पॉलिसी मेकर्स की प्रायोरिटी ही नहीं है साफ हवा, ऐसा नज़र आता है। एग्जैक्टली, उनको लगता है क्योंकि प्रायोरिटी, आई डोंट नो उनके लिए ये प्रायोरिटी क्यों नहीं मैटर करती है, क्योंकि जिन वोट बैंक की आप बात करते हैं वो वोट देने वाले जिंदा रहेंगे तब तो वोट देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपने इस पर क्या लिखा हुआ है? थैंक यू टू ऑल द मिनिस्टर्स फॉर मेकिंग साफ हवा और साफ पानी लग्जरी। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने कहा। देखिए अब यहाँ पर और भी लोग सब आए हुए हैं, और ये बहस जो है बहुत ही, मुझे लगता है कि हमारी आज की सबसे बड़ी बहस यही होनी चाहिए। इस वक्त की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन जो हमारे देश के अंदर है, ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400-500 पहुँच जाता है, उस पर बात होती ही नहीं है। हम लोग बिहार के चुनाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं, क्या बिहार का चुनाव खरीदा गया 10,000 रुपये देकर, ये भी चर्चा कर लेते हैं। प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, ये भी चर्चा कर लेते हैं। क्रिकेट में हमारी टीम्स अच्छा परफॉर्म करती हैं तो खूब सेलिब्रेशन होता है, टीम हारती है तो पूरे देश में एक मायूसी का माहौल होता है। लेकिन ये जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जिसको हम हर सेकंड, मैं और आप, हम महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, नेसेसरी है हमारे लिए, उस पर बात नहीं होती है। इस पोस्टर के थ्रू, इन इमेजेस के थ्रू मैं आपको और सीन दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो इस तरह का प्रोटेस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, और वो सिर्फ यही मैसेज सब अपने अपने हिस्से का देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा वो भी हमको ना मिल पाए। इसको लेकर बात हो रही है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भारत सरकार से, केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से कि जो दिल्ली के अंदर मीटर्स लगे हुए हैं, आप उनकी रिपोर्ट सबमिट करिए 1 हफ्ते के अंदर कि वो मीटर्स तो फॉल्टी नहीं है। आपको ध्यान होगा बीच में एक वीडियोज़ वायरल होने शुरू हुए थे, अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया था कि जो मीटर्स हैं उनके बाहर जाके वाटर स्प्रिंकलर्स पानी छिड़क रहे हैं ताकि उसकी जो रीडिंग है वो कम आए। लेकिन दरअसल वो सॉल्यूशन नहीं है, वो आंखों में धूल झोंकने वाली ही बात है। और लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? नोएल। नोएल, आप क्या करते हैं? नोएल, मैं डीयू में पीएचडी कर रहा हूँ अभी इंग्लिश में। पीएचडी कर रहे हैं। आपको लगता है नोएल कि जितनी प्रायोरिटी इस इशू को लेकर होनी चाहिए उतनी है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है, इन द सेंस कि मतलब पोल्यूशन के बारे में ना, जैसे कि मतलब एक एग्जाम्पल है, बीजिंग नाम का एक जगह है जो चाइना का कैपिटल है, उधर AQI शायद 750 के आसपास था 2012-13 में। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार 65 है उधर का जो AQI है। कोई AQI को मुद्दा ही नहीं बना रहा। जो AQI में ये जो मतलब पोल्यूशन के कारण जिनका डेथ हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, वो वर्किंग क्लास हैं जो एयर प्यूरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारे जैसे माइग्रेंट स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में आकर मतलब बहुत गंदे फ्लैट्स में रहते हैं क्योंकि हमारे पास हॉस्टल्स नहीं है, और हमारे उधर भी एयर प्यूरीफायर्स हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं।
और जबकि जो पॉलिटिशियंस है, बिग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो जो है अपने से जगहों को सेफ बनाकर एयर प्योरीफायर्स, उनके वॉशरूम तक के अंदर एयर प्योरीफायर हैं। तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत है। मुद्दा इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि जो अफेक्टेड है उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जी हाँ। और बहस भी उस स्केल पे नहीं होती है। हमारे देश में पॉलिटिक्स को लेकर बहस होती है, बाहर इलेक्शन पे बहस होती है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर इतनी बहस नहीं होती है, जबकि डिस्पाइट द फैक्ट हमारे देश का हर इंसान हर सेकंड इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। एग्जैक्टली ट्रू, वही तो बात ये है कि मतलब लोगों के अंदर भी वो कॉन्शियसनेस आने नहीं दे रहे ना। जैसे कि मतलब मुद्दा भटकाया जा रहा है, मतलब या फिर जो मेजर मीडिया हाउसेस जो भी है वो कभी इसको कवर ही नहीं कर रहा, क्योंकि मतलब वो जानता ही शायद उनका टीआरपी रेटिंग इससे ज़्यादा बढ़े ना, क्योंकि जो सेक्शन मतलब देखता है न्यूज़ को वो शायद इससे अफेक्टेड ना हो। मतलब बहुत सारे लोगों तक को मतलब वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ज़्यादा अफेक्टेड है ना। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा कि टीआरपी शायद ना बढ़े। आपको लगता है कि ना सिर्फ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और मीडिया के लोग, बल्कि जो आम जनता है वो भी उतना कनेक्ट नहीं करती है कई बार इस मुद्दे से जिस स्केल पर इस पर बात होनी चाहिए नहीं होती। अब आम जनता को कौन ऑर्गेनाइज करता है एक मूवमेंट के लिए, वो भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वो पोल्यूशन के खिलाफ नहीं ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि तब बहुत सारी चीज़ें बेसिक से लेकर बेसिक चीज़ों के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाएगा। जो इनडिस्क्रिमिनेट पोल्यूशन किए जा रहे बड़े बड़े फैक्ट्रीज द्वारा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज द्वारा, उसके बारे में क्वेश्चन उठ जाएगा। तब ये लोग जिनको फंड कर रहे हैं वो पॉलिटिशियंस उसके कारण अफेक्टेड हो जाएंगे, तो वो करना ही नहीं चाहते इस चीज़ को ऊपर मतलब एक डिस्कशन या डिस्कोर्स। तो इसी कारण से मतलब इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कोर्स नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि डिस्कोर्स बने और धीरे धीरे करके और ज़्यादा डिस्कोर्स बने, तो वही चीज़ है। जी, आपको क्या लगता है कौन से वो स्टेप्स हो सकते हैं जो टू बिगिन विद, जो नी जर्क ना हो, ग्रेजुअली जिनका रिजल्ट्स मिले और पोल्यूशन थोड़ा सा कंट्रोल हुए? मतलब देखिए, मतलब मैं तो ना ही साइंटिस्ट हूँ, मैं इंग्लिश में पीएचडी कर रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली देयर आर मेथड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया बीजिंग का एग्जांपल, वैसे थेम्स का भी एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, जहाँ पर रिवर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब तो थेम्स सबसे साफ नदियों में से एक है। मतलब हर तरीके का पोल्यूशन अगर अफेक्टेड हुआ है पूरे दुनिया भर में, तो एग्जांपल्स भी हमारे पास है कि पोल्यूशन को कैसे कम किया गया है। ऑब्वियसली जो ये इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में जो पोल्यूशन सबसे ज़्यादा बाहर आता है, मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि बाइक्स के कारण होता है, कार्स के, ऑब्वियसली वो होता है, पर आप अब तब तक लोगों को ट्रांसपोर्टेशन भी तो नहीं दे रहे ना। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कितना कम है, मेट्रो अफोर्डेबल नहीं है, मेट्रो में कौन ट्रैवल कर सकता है? एक हद के बाहर तो मिडिल क्लास के नीचे वाले कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बसेस कितना फ्रीक्वेंट है, बस पासेस नहीं है, तो फिर मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप पहले बढ़ाइए, उसके बाद ये जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है उसको क्लोज डाउन करिए, जो मतलब इसका क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से पोल्यूशन कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी लाने की कोशिश करिए, ये सब किया जा सकता है, एंड बट देन देयर नीड्स टू बी अ विल पावर, जो कि गवर्नमेंट केयर ही नहीं करता, क्योंकि दे आर नॉट अफेक्टेड ना, द पॉलिटिशियंस आर नॉट अफेक्टेड, दे आर सेफ एट देयर सेफ स्पेसेस, एट देयर पैलेसेस I एंड believe it's not about one particular political power. Every part. It's a collective failure. यस ट्रू आई एम नॉट सेइंग, जैसे कि अभी ऑब्वियसली बीजेपी रूल कर रहा है, बट देन इससे पहले आम आदमी था, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, तो देन ऑल दिस मेजर नेशनल पार्टीज, सो कॉल्ड नेशनल पार्टीज, दे डोंट केयर अबाउट दिस इशू, क्योंकि मतलब वो अफेक्टेड ही नहीं हो रहे, उनका जो बेस अफेक्टेड ही नहीं हो रहा है। तो उनके ऊपर जब सवाल उठना शुरू होंगे तभी वो अफेक्टेड होंगे। एंड आई बिलीव कि मतलब ये जो मूवमेंट है, अभी ऑब्वियसली शायद आपको ज़्यादा वर्किंग क्लास ना दिख रहा हो, हमारे जैसे स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे, बट देन आई बिलीव कि वर्किंग क्लास भी ज़्यादा आना शुरू होगा मूवमेंट के अंदर, क्योंकि वो अफेक्टेड है इस चीज़ के अंदर से। जी हाँ, ऑलराइट। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है, और अब इसकी ग्रेविटी को आप समझिए। मेरा ये मानना है कि ये एक कलेक्टिव फेलियर है हमारी सारी संस्थाओं का, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ना आम आदमी पार्टी की बात है, ना बीजेपी की बात है। ये कलेक्टिव फेलियर ऑफ अ सोसाइटी एज अ होल है। हम लोगों को आता ही नहीं है, हमसे होगा ही नहीं, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आम आदमी पार्टी, अब यमुना के एग्जाम्पल से अगर आप समझने की कोशिश करें, पिछले कई सालों से यमुना नदी को साफ़ करने की बात की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तब भी उन्होंने बात करी, उससे पहले कांग्रेस भी बात करती थी, और अब बीजेपी भी बात कर रही है। इस बार भी कंट्रोवर्सी हुई कि जी बीजेपी ने एक अलग से काट करके जो है गंगा नदी का पानी लाकर वहाँ पर डाल दिया। लेकिन आप ये देखिए कितनी सहजता से हम लोग उस मुद्दे को इग्नोर करते हैं कि कलेक्टिव फेलियर हमारी सोसाइटी का कितना बड़ा है, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ के आने के बावजूद भी, सोसाइटी के ग्रो करने के बावजूद भी, सोशल मीडिया आने के बावजूद भी हम लोग उस चीज़ को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीज़न ये कि वो स्केल की प्रायोरिटी नहीं है, और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ठीकरा फोड़ दूं आप लोगों के ऊपर, मीडिया भी उस तरीके से उसको कवर नहीं करता है, उस तरीके से उस मुहिम की बात नहीं की जाती है, क्योंकि वो इकोसिस्टम अलाउ नहीं करता है। गवर्नमेंट उस तरीके की पॉलिसीज़ नहीं लेके आती हैं, और एक के बाद एक अगर आप चेंज जोड़ेंगे तो आपको बाकी चीज़ें मिलेंगी ना। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बसेज़ में, दिल्ली की जो DTC की बसेज़ चलती हैं, कोई भी एक व्यक्ति अगर उसको ये ऑप्शन दिया जाए कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपने व्हीकल से चले जाएं, तो अपने व्हीकल से ही जाएगा। यहाँ पर बात सिर्फ इसकी नहीं है कि उसकी सिविक सेंस, उसकी समझ कितनी बेहतर है, उसको कंफर्ट जब मिल रहा है। अगर DTC की बस में बैठने की सीटिंग है 70 लोगों की, पर उसी बस में 150 लोग चढ़ के जा रहे हैं, तो आप भी शायद प्रेफर ना करें। जो नेताजी हमसे वोट मांगने के लिए आते हैं, अगर उन नेताजी को कहा जाए
कि आप जिस बस में बैठकर जाएंगे उस बस में जितने लोग खड़े होंगे उतने ही बैठे होंगे, जबकि आइडियली सिर्फ उतने ही लोग होने चाहिए जितनों की सीट बनी हुई है। लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन के रेशो में सर्विसेज इतनी कम है कि वो सिचुएशन बद से बदतर होता ही चला जाता है। यही हाल आज की डेट पे डीटीसी के अंदर है, यही हाल आज की डेट पे मेट्रो के अंदर है। आप कब तक ये कहकर काम चला लेंगे कि भैया लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है, लोग क्यों चढ़ रहे हैं, लोग क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं, क्यों मेट्रो के अंदर लोग भरे जा रहे हैं। लोग मेट्रो के अंदर इसलिए भरे जा रहे हैं क्योंकि वो जो नागरिक अपना वोट डालता है, वो जो नागरिक जो टैक्स देता है, वो जो मिडिल क्लास आदमी जो देश का एक अच्छा नागरिक होने का हर कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहा है, उसको बदले में दरअसल मिल क्या रहा है। उसको बदले में ये मिल रहा है कि जब आप मेट्रो स्टेशन पे जाइएगा राजीव चौक पे, तो आपको एकाएक हज़ारों लाखों लोग देखने को मिलेंगे जो इस भीड़ में है कि किसी तरीके से अपने ऑफिस जल्दी पहुँचे और पंच इन कर दें। उनके पास जो मेट्रो की सुविधा होगी वो इस फ्रीक्वेंसी में ही नहीं होगी कि जितने लोगों का फुटफॉल है वो उसको मैच कर सके। एक मेट्रो में एक डब्बे के अंदर अगर 80 लोग जा सकते हैं बैठ करके, तो उसी डब्बे में आपको 200 लोग जाते हुए नज़र आएंगे। वो इसलिए नज़र आएंगे क्योंकि ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है कि आप उसको कंपनसेट कर सके। कई दफ़ा आपको इस तरह के अनाउंसमेंट सुनने को मिलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कि जी आप इस ट्रांसपोर्ट को खाली कर दीजिए, वज़न जो है एक तय सीमा से ज़्यादा हो गया है, और उस तय सीमा में भी बफर रखा जाता है। अब आप इसको सिविक सेंस कहकर तो टाल सकते हैं, लेकिन क्या इस सिविक सेंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए जिन रिसोर्सेज को मुहैया कराना है वो कराए जा रहे हैं या नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों डीटीसी की बसों के अंदर आपको इतनी भीड़ देखने को मिलती है कि आप चढ़ना प्रेफर नहीं करते, इस चीज़ पर भी बात करनी पड़ेगी। क्यों मेट्रो के अंदर आपको इतनी भीड़ मिलती है कि आप उसमें जाना एक पॉइंट के बाद प्रेफर नहीं करते, इस पर भी बात करनी पड़ेगी। क्यों सड़क पर इतना जाम होता है कि आपको सड़क से भी जाने में दिक्कत होती है, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं, इन सारी चीज़ों की बात आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो इंडस्ट्रीज़ की जा रही है, एक शख्स ने हमसे बात करते हुए कहा कि कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनको सरकार प्रमोट करती है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन आज से 50 साल बाद की परिस्थितियाँ आप इमेजिन कीजिए, तब हम तो शायद रहें भी ना इस दुनिया में। अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो लाइफ टाइम, वैसे भी लाइफ स्पैन इंसान का कम हो रहा है। अब हम मेडिकल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, लेकिन किस तरीके से हम लोग सर्वाइव करेंगे, तब वो परिस्थितियाँ कितनी भयावह होंगी, वो सोचने वाली बात है। और कुछ लोगों से अभी बात करने की कोशिश करेंगे और रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि लोगों का क्या मत है, किस तरह के विजुअल्स हैं, कौन कौन लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या क्या मैसेजेस लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपको दिखाते हैं। क्या नाम है सर आपका? अमल। आप क्या करते हैं सर? मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ और मैं थोड़ा पॉलिटिकल काम करता हूँ। सॉफ्टवेयर बनाते हैं और पॉलिटिकल काम करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि प्रायोरिटी पे हमारे यहाँ पे डिस्कशन नहीं होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स साफ़ होना चाहिए, ना सरकारों में और ना आम जनता में। अब थोड़ा होने लगा है, आवाज़ उठने लगी है। सही। इस सिचुएशन को कैसे बदला जाए? आई थिंक इसके लिए अकाउंटेबिलिटी चाहिए सरकार में। सरकार अगर लोगों से बात नहीं करेगी, आप देखिए यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने सरकार से मिलने की कोशिश की। अगर आप मिलेंगे ही नहीं, इसका मतलब आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, आपके पास कोई विचार ही नहीं है इसका मतलब। तो सोचिए ऐसी सरकार का क्या मतलब है। इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। इनको कोई विचार ही नहीं है रोकने के लिए। जब पिछली सरकार थी तो अपोज करते थे, अब बोलते हैं उनके कारण पोल्यूशन है। जोक है। सब कुछ इनके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास है, स्टेट गवर्नमेंट इनके पास है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनके पास है, बट इनको फिर भी पावर नहीं है। फिर किसके पास पावर है? जवाब कोई देगा? विल की कमी है। बिल्कुल विल नहीं, नियत शब्द है। पीएम की नियत ही नहीं है, पीएम और सीएम की चीज़ें बदलें जी। उसके लिए चरित्र चाहिए, संस्कार चाहिए। मुझे नहीं लगता है। और एक और अगर पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ सवाल किया जाए तो अधिकतर हम देखते हैं हमारे देश में जो बड़े नेता हैं उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं, फॉरेन में पढ़ के वहीं सेटल हो जाते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं, वहीं अच्छा जीवन जीते हैं। यहाँ रहते हैं मेरे और आप जैसे लोग या और जो बेचारे मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको रोज़ आके इस हवा में सांस लेना ही है। इतना भी वक्त नहीं है कि मांग सके कि हमें साफ़ हवा दे दीजिए, क्योंकि रोजी रोटी कमानी है। आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन है इसको बदलने के लिए हमारी पॉलिटिक्स में मेन एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो नहीं होता है? हाँ बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। वही सरकार के मिनिस्टर्स के अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आईएएस अफसरों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं फिर से वही सब चीज़ रेज करूँगा। आपने आज तक किस आईएएस अफसर को जेल भेजा काम नहीं करने के लिए? किसको निकाला? किसी को नहीं निकाला। दे आर डूइंग नथिंग। कोई अकाउंटेबिलिटी। सड़क पे गड्ढा है तो कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का जेल गया?
अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक लॉ ऑफ अकाउंटेबिलिटी हम बोलते हैं पास कीजिए, सबको एक फ्लो चार्ट बनाइए, हायरार्की क्या है, ये नहीं सड़क पे गड्ढा है तो कौन सबसे पहले जेल जाएगा, और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही तो कौन जेल जाएगा। बस नहीं है, 5000 बस है पिछले 15 साल से, शर्म ही नहीं आती है इनको। ये पहले अपोज करते थे पिछली सरकार को और अब खुद नहीं कर रहे हैं, एसी बस खरीद रहे हैं ऑर्डिनरी आदमी के लिए। आप समझिए 5000 बस हैं। वो जो MC मेहता वाला केस है उस समय कितनी बसें की 12,000 बस के लिए बात हुई थी। इन्होंने आज तक 15 साल में 12,000 बस नहीं खरीदी। और आप एक और बात समझिए, बीजेपी ऑपोजिशन में थी तब अपना काम नहीं किया इन्होंने बोला कभी बस खरीदिए, ये रोक रहे थे बस खरीदने से ताकि वो कुछ कर ना सके। आप वृत्ति समझिए मिनिस्टर्स की, पॉलिटिशियंस की, इन सबको बाहर निकाल देना चाहिए, सारे मिनिस्टर्स को जेल में डालना चाहिए, इनको शर्म नहीं है। और अक्सर ये बात होती है कि दिल्ली में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो उनको कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनहांस करना चाहिए। पर हम देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगर एक बस के अंदर 70 लोगों की सीटिंग है तो 150 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जितने बैठे हैं उतने ही खड़े होकर भी जा रहे हैं, जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको लगता है सरकार नहीं काम कर रही? कुछ नहीं कर रही है। आप बसें खरीदी, आप देखिए कुछ इन्होंने पिछली सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को बोला आप बस खरीदिए, 10 साल होते सरकार में। इनको लोगों की चिंता थोड़ी है। दे वांट टू डू पॉलिटिक्स, just win elections by paying bribes. See what they've done in Bihar. They pay bribes. They see intellect की कमी है बिल्कुल, total zero intellect. There is no नीयत। आप बदलना ही नहीं चाहते हो, दिमाग ही नहीं लगाना चाहते हो। वो गुड़गांव के एक अच्छे एमिनेंट सिटीजन है, उन्होंने बोला पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार को बुलाइए टेबल पे, सबको बुला के बिठाइए, बताइए क्या हो रहा है। कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, पॉलिटिक्स कर लो, धर्म और जाति की बात कर लो, नॉनसेंस बातें करेंगे ये लोग, आप समझिए। और हम बोल नहीं रहे हैं, दे आर टॉकिंग नॉनसेंस, समबडी शुड टेल देम दे आर टॉकिंग नॉनसेंस। और 10-10 हज़ार रुपये पैसे दे के वोट खरीद लिया इन लोगों ने। किसी ने लिखा 14,000 करोड़, जो इन्होंने शायद 14,000 करोड़ ही फिगर है, उसमें सारे स्कूल ठीक हो जाते बिहार के। आप वृत्ति समझिए, शिक्षित नहीं करेंगे लोगों को, शिक्षित करेंगे तो लोग सवाल पूछते हैं, सवाल पूछेंगे ना लोग। मैं और किसी को कोट कर रहा हूँ, ये सब कुछ फ्री देंगे पर शिक्षा फ्री नहीं देंगे। आप देखिए गाड़ियाँ कम करने के लिए क्या किया इन्होंने। मैं आज दिल्ली में 10 गाड़ी खरीद सकता हूँ, सिंगापुर में 160% टैक्स है गाड़ी पे, 160%। आप समझ गए, 160% रजिस्ट्रेशन फ़ी है। और फिर आप अगर मतलब, और उसके बाद लाइसेंस प्लेट राशनिंग है। उसका क्या मतलब होता है, 500 लाइसेंस प्लेट हर महीने में इशू होंगी। आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके ले लीजिए, तो ओनली मिलियनर्स कैन बाय। बट व्हाट इज़ द अदर पार्ट, मेट्रो एंड बस। यू बस स्टैंड एट अ बस स्टॉप, आपको 10 मिनट में बस मिल जाएगी, दैट्स द डिफरेंस। आप यहाँ बस ही नहीं चलाना चाहते, आप साइकिल नहीं चलाना चाहते, साइकिल लेन बनाइए, बदरपुर से लेके कनॉट प्लेस तक साइकिल लेन बनाइए, मैं साइकिल पे आऊँगा। बनाना नहीं चाहते। पेरिस ने 1400 किलोमीटर साइकिल लेन बनाई है, नीदरलैंड्स में CEO साइकिल पे जाते हैं, डेनमार्क में। हमको शर्म नहीं आती, हमारी ईगो है। हमारे CEOs कार में आएंगे, SUVs में आएंगे, मिनिस्टर साहब SUV में आएंगे, काफिला चलता है, 100 गाड़ियों का काफिला लेके। हाँ, शर्म ही नहीं है हमको। और ये क्योंकि सब लोग अनपढ़ हैं, उनको अनपढ़ रखो। आप सीक्वेंस समझिए, जो पढ़ा लिखा सवाल पूछे उसको एंटी नेशनल बोल दो और उसको जेल भेज दो। अब मैं और टॉपिक चेंज नहीं करना चाहता। आपको क्या लगता है सर, अगर टू बिगिन विद कोई 2-3 कदम अगर सरकार उठा ले जिनका इम्पैक्ट ग्रेजुअली देखने को मिले तो क्या हो सकता है? पेड़ काटना बंद करो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारो, बस मेट्रो की बात मत करो, मेट्रो इज़ ओवर प्राइस्ड। बेंगलोर की मेट्रो, हैदराबाद की, दिल्ली की मेट्रो तो थोड़ी कम है बट स्टिल ओवर प्राइस्ड। आई हैव मेट अ गाय एट अ बस स्टॉप, पुअर मैन, ही आस्क्ड मी, कहाँ मिला था मुझे, साउथ दिल्ली में। ही आस्क्ड मी मुझे रोहिणी जाना है। मैंने उसको बोला बस से आपको बहुत घंटे लग जाएंगे, मेट्रो में चले जाइए। ही सेड मेरे पास पैसे नहीं है। आप समझ रहे गरीब आदमी की हालत। जो व्यक्ति, आप समझिए इक्वेशन, जो व्यक्ति 20,000 रुपये महीना कमाता है वो 3,000-3,500 रुपये महीना मेट्रो पे खर्च कर सकता है? नहीं, ये गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करते, नॉर्मल आदमी के लिए। आप देखिए ऑर्डिनरी बस सब कम कर दी इन्होंने, सिर्फ AC बस खरीद रहे हैं। क्यों?
डीटीसी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। जी। आप समझिए, ये नीयत नहीं है, ना दिमाग लगाने की इच्छा है, एंड देयर इज सम अंडरकरंट, सम लॉबी विच इज नॉट लेटिंग दिस हैपन। ऑटोमोबाइल लॉबी हैज़ नो शेम। उनको सब कारें दिल्ली में क्यों बेचनी है? आप ऑल ओवर इंडिया बेचिए, सिर्फ दिल्ली में बेचना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिल्ली में द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज मोर देन द सम ऑफ चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता। कलेक्टिव। यस, अंडरस्टैंड दिस, यू शुड ऑल्सो नो, इफ़ यू डोंट नो फाइंड आउट। और मैं उनको, मैडम को बोल रहा था, 2009 का इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली की, मैं रेखा गुप्ता जी को कहूँगा 2009 की इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है 2011 तक रिंग रोड पे 24 लेन की आवश्यकता होगी। 24 लेन। हाँ जी। आप ये CRRI में जाके उनसे कहिए, पूछें कैसे कैलकुलेशन होती है ये, उसके लिए चाहिए। तो कैलकुलेशन कैसे होती है और उन्होंने क्यों बोला कि 24 लेन की आवश्यकता है। पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं, लोगों ने सुझाव दिए। दिल्ली पुलिस का सुझाव था कि आप पर हाउस होल्ड एक कार से ज़्यादा खरीदने पर टैक्स लगाइए। इन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही सुधार दीजिए। हर 5 मिनट में बस आएगी तो मुझे कार खरीदने की ज़रूरत है? आप खुद से पूछिए सवाल। अगर हर 5 मिनट में बस स्टॉप पे बस आएगी तो मैं क्यों कार खरीदूंगा? शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं और क्यों इस पर बात करने से कोई भी फेल हो जाता है या इस मुद्दे पर बात नहीं हो पाती है, वो उसका कारण ये है, इसको आपको बहुत ही शांति से और एक विचार लगाकर समझना पड़ेगा। हम लोग ये बात करते हैं कि क्यों आम जनता जो है इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, सड़कों पर नहीं आ रही है। हमारी सरकार ये दावा करती है कि वो इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मुहैया करवाती है। यानी कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 80 करोड़ ऐसे हैं हमारे देश में जो अपने घर में आने वाला अनाज अफोर्ड नहीं कर सकते। ये ब्लैक एंड वाइट में ऑन पेपर डेटा है। इससे ज़्यादा होगा कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। तो जो इंसान अपने घर में सुबह और शाम की रोटी इंश्योर नहीं कर पा रहा है, उससे ये उम्मीद करना कि आप सड़क पर जाइए और सरकार से लड़िए और उसको कहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे शहर का ख़राब क्यों है, ये एक मुनासिब मांग नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसको ये नहीं पता कि कल उसके घर में उसके बच्चों को शाम का खाना कैसे मिलेगा, वो कैसे ये मांग करेगा कि मेरे शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है। एयर प्योरीफायर की बात हम लोग करते हैं, एक ऐसा शख्स जिसको एयर प्योरीफायर के बारे में पता ही नहीं है, वो कैसे ये मांग करेगा कि मेरे शहर में साफ हवा होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग उसमें बाहर से आए हुए हैं, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, अलग अलग राज्यों से रोज़गार पाने के लिए आए हुए हैं। हर इंसान बड़ा काम नहीं करता, हर इंसान की तनख्वाह लाखों में नहीं होती है। छोटी तनख्वाह पे काम करने वाले भी लोग हैं। उनको आप कैसे ये समझाएंगे कि भाई आपको इसके लिए आके लड़ना है? अगर वो लड़ते हैं यहाँ आकर 8 घंटे, तो शाम को उनके घर में रोटी नहीं पहुँच पाएगी। इस चीज़ की ग्रेविटी को, इस इम्पोर्टेंस को समझने की जिम्मेदारी उन हुक्मरानों की है जिनको हम वोट देते हैं। अंकल ने बड़ी अच्छी बात कही कि इंटेंट की, विल की कमी है। साइकिल के ट्रैक्स ना बनना, बसेस ना आना, मेट्रो के अंदर फ्रीक्वेंसी ना बढ़ाई जाना। चलिए मेट्रो फिर भी एक थोड़ा सा आप लग्जरियस पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। बसेस की बात कर ली जाए, ना होना, ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि हम लोग उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे हैं। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मुझे स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।